रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब अमोनिया की अभिक्रिया फिनोल के साथ होती है, फिनोल के साथ करते हैं तो हमेशा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो उत्प्रेरक होता है वो हमेशा ZnCl2 होता है, जो हमेशा शुष्क अवस्था में होता है या निर्जल अवस्था में पाया जाता है। आता है लिखने का स्वरूप। अब हम लिखने के लिए यदि बात करें तो फिनॉइल को जब NH3 के साथ लगभग 300 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमेशा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। हमें ये ध्यान देना जरूरी होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा उत्पाद साथ में बनेगा। तो यदि ऑक्सीजन ने इसमें भाग लिया हुआ है तो निश्चित तौर पे बनने वाला जो होगा वो जल होगा, और यदि ऑक्सीजन ने भाग नहीं लिया है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही विमुक्त होगी। जिंक के साथ अभिक्रिया। जब फिनॉइल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाती है तो हमेशा आश्रित होकर, इसमें याद रखना है कि आसवन होता है। आसवन का मतलब होता है ग्रुप का अलग होना। कोई भी ग्रुप अलग होगा। हमें पता है इसमें OH ग्रुप है, अर्थात इसमें से क्या होगा, जब ये जिंक के साथ फिनॉइल अभिक्रिया करेगा तो हमेशा आश्रित होकर इससे OH ग्रुप को अलग कर देगा। और अब बचा क्या रहेगा, हमें पता है कि जब OH ग्रुप इसमें से अलग होगा तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब है बेंजीन प्राप्त होगा और साथ में ZnO प्राप्त होगा, अर्थात जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। कैसे पता चलेगा इसमें कि जिंक ऑक्साइड भी बनना है, क्योंकि जब कोई धातु किसी ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करती है, कोई भी धातु, तो वो हमेशा एक ही चीज विमुक्त करती है और वो होती है ऑक्साइड या पराक्साइड। अब है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण वैसे क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन के साथ किया जाता है, लेकिन हमें याद रखना ये आवश्यक होता है कि हमेशा हैलोजनीकरण जो फिनॉइल का होता है केवल वो ब्रोमीन के साथ किया जाता है। जब फिनॉइल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो और फिनॉइल प्राप्त होगा। जब फिनॉइल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉइल प्राप्त होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के रूप में हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब इसने 2 बोला तो 2 कहाँ होगा, यहाँ पे। 4 बोला तो कहाँ होगा, यहाँ पे। और 6 बोला तो कहाँ होगा, यहाँ पे। और नाम क्या है, फिनॉइल। फिनॉइल का क्या होता है, OH ग्रुप। और साथ में हमें पता है कि अब इसमें 3 और Br भी प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि जब इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो उसमें से प्रत्येक जुड़ने वाली जगह से एक हाइड्रोजन विमुक्त होगा और 3 ब्रोमीन के साथ जो भी क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा। अब है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण से पता चलता है कि जब फिनॉइल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें ध्यान देने की जरूरत जो ये है कि चाहे वो किसी भी अम्ल के साथ फिनॉइल अभिक्रिया करता हो, हमेशा याद रखना है कि ऑर्थो और पैरा रूप में ही वो अम्ल बनाएगा। हमेशा याद रखना है कौन सा बनाएगा, ऑर्थो पैरा में बनाएगा। अर्थात जब यह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें
जो अम्ल प्राप्त होगा वो ऑर्थो पर, और प्लस किस पे प्राप्त होगा, हमेशा पैरा पर प्राप्त होता है। पैरा के रूप में प्राप्त होगा। और इसका नाम क्या होगा, देखो अब लिखेंगे कैसे। जब फिनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हमेशा ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल और पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल और पैरा फिनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण की, तो नाइट्रीकरण इसमें दो तरह से होता है, दो रूपों में होता है। हमें याद रखने की जरूरत है कि जो फिनॉल का नाइट्रीकरण होता है वो हमेशा सदैव ही दो रूपों में होता है। पहले तो होता है, देखो दोनों में याद रखने की जरूरत है कि दोनों ही एक जैसी हैं, बस एक तरफ तनु होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, सांद्र होता है। जब तनु की उपस्थिति में माने HNO3 माने नाइट्रस अम्ल की जब तनु नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में बनेगा तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो ऑर्थो वो हमेशा पैरा बनता है, ठीक है। लेकिन जब सांद्र के साथ अभिक्रिया होती है तो केवल एक ही प्राप्त होता है और वो होता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बनता है। अर्थात कहने के बाद नाइट्रीकरण की बात की जाती है तो ये दो रूपों में होगा। पहली नाइट्रीकरण, जब हम फिनॉल का नाइट्रीकरण किसकी, तनु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जब नाइट्रीकरण किसके, फिनॉल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमेशा हमने बताया है कि हमें ऑर्थो और पैरा प्राप्त होगा। माने ऑर्थो में क्या प्राप्त होगा, नाइट्राइट, और पैरा में क्या प्राप्त होगा, नाइट्राइट। अर्थात क्या है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल और पैरा नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होगा। देखो फिर याद रखने की जरूरत है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चीज को याद रखना है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाएगी तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। वहीं अगर दूसरी बात की जाती है इसके लिए कि अगर हम तनु की जगह अब क्या लेंगे, हम सांद्र ले लें, सांद्र HNO3 लेते हैं और इसकी अभिक्रिया यदि हम फिनॉल के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, फिनॉल के साथ करवाते हैं तो हमेशा पहले तो ये क्या रखना है कि ये एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी। वहीं अगर बात की जाती है तो इस अवस्था में क्या प्राप्त होगा, तो हमेशा पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। तो हमें दोनों ही चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि सबसे पहले तो हमें पिक्रिक अम्ल का सूत्र याद रखना पड़ता है, ठीक है। पिक्रिक अम्ल का सूत्र प्राप्त होता है तो हमें सूत्र के लिए पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो 3 नाइट्रो जुड़े हुए रहते हैं, नाइट्रो ऑक्साइड, या ऐसे कह सकते हैं कि पिक्रिक अम्ल के लिए हो सकता है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और फिनॉइल। अर्थात क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं, अर्थात बोलते हैं हम इसको पिक्रिक अम्ल। और इसके साथ प्राप्त होता है H2O माने जल। हमने बताया था कि जैसे ही ऑक्सीजन रहता है और अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो हमें से क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। नाइट्रीकरण के लिए हम पुनः एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि नाइट्रीकरण हमेशा दो रूपों में होता है। नंबर 1 तनु नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति में और नंबर 2 सांद्र नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति के साथ। जब तनु नाइट्रस अम्ल की उपस्थिति के साथ नाइट्रीकरण किया जाता है तो हमेशा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। वही बात की जाती है सांद्र के लिए। जब सांद्र नाइट्रस अम्ल को
किसके फिनॉल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमेशा पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल अर्थात पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। और जो हमें याद रखना पड़ेगा, अब दो अभिक्रियाएं अन्य हैं जो ज़्यादातर एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं। पहले होते हैं फीटलक्राफ्ट और दूसरे होता है कॉल्बे। हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये प्रयोगशाला है और ये क्या है, औद्योगिक है। अगर ओटी में भी पूछी जाती है कि फीडल क्राफ्ट कौन सी अभिक्रिया है, तो फीडल क्राफ्ट हमेशा एक प्रायोगिक अभिक्रिया है। और अगर कॉल्बे अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो हमें याद रखना पड़ता है कि कॉल्बे अभिक्रिया एक क्या है, औद्योगिक स्तर पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में NH3 के साथ NaOH माने नमक क्षार का उपयोग किया जाता है। वहीं अगर बात की जाती है कॉल्बे अभिक्रिया में, तो कॉल्बे अभिक्रिया में 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तत्पश्चात इसका अपचयन किया जाता है। याद रखने की जरूरत है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड के और NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है। वहीं कॉल्बे अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपचयन के रूप में। जब इसकी अभिक्रिया NaOH की अभिक्रिया करवाते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया CH3I और NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं। याद रखने की जरूरत है हमें, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, अपचयन के रूप में इसमें भी भाग लेता है। तो हमेशा हमें मेथिल फिनॉल प्राप्त होता है, मेथिल फिनॉल। अब बात आती है हम तो लिखेंगे कैसे, तो हम इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे कि फीडल का क्रिया के लिए हम कैसे लिखेंगे कि जब फिनॉल को संगत अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो मेथिल फिनॉल प्राप्त होता है या ऑर्थो मेथिल फिनॉल प्राप्त होता है। वहीं अगर हम कॉल्बे अभिक्रिया के लिए काम करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि जब सोडियम फिनॉल ऑक्साइड, इसमें याद रखने की जरूरत ये होती है कि हमेशा जो होता है सोडियम फिनॉल ऑक्साइड, ये किसका सूत्र है, सोडियम फिनॉल ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 सेंटीग्रेड पर, या कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है, तो हम इसको याद रखना पड़ता है कि अगर इसमें सोडियम माने अगर ऊपर से अगर पहले आवर्त की बात करें तो ऊपर से अगर नीचे जो रहेगा टेम्परेचर क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है धातुओं में। तो हमें याद रखना पड़ता है प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो पहला हाइड्रोजन था, यदि ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा होता तो लगभग इसे 90 सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती। वहीं दूसरे पे जाने पर लगभग 30 सेंटीग्रेड जुड़ता जाएगा। तो यह क्रम लगातार चलता रहता है। याद रखने की जरूरत है, जब सोडियम फिनॉल ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें C6H5 COONaOH प्राप्त होता है, जो अपचयन के दौरान जिसका क्या है अपचयन करवाते हैं तो हमेशा हमें हाइड्रोक्सी बेंजीन प्राप्त होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमें हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का सूत्र भी आना चाहिए। हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का सूत्र है टॉप पे OH ग्रुप और बगल में COOH ग्रुप। इसे सिलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं।